नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। कहा यह जाता है कि कुदरत या फिर भगवान हर किसी को इस दुनिया में एक ऐसा हुनर या एक ऐसा गुण देकर भेजता है जिसको अगर पहचान लिया गया तो वो उसके जीवन के लिए दैवीय उपहार हो जाता है। और ये चीज हम यहां पर देख रहे हैं। हस्तशिल्प संरक्षण संवर्धन विकास परिषद के द्वारा ये मेला आयोजित किया गया है, IHGF, और यहां पर लगभग 3000 स्टॉल लगे हुए हैं। और यकीन मानिए जो कुछ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं उसमें हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत दिख रहा है। वजह उसकी साफ है, क्योंकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक तमाम राज्यों के लोग यहाँ पर हैं, उनका शिल्प यहाँ पर है, उनका हुनर यहाँ पर है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो हमारे भारत की प्राचीन संस्कृत रही है, जो विरासत है, जो हमारा कल्चर है, उसको संरक्षित करना, उसको संवर्धित करना, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर दिख रही हैं। और हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं, ये सब कुछ हमें यहां पर दिख रहा है। और इसीलिए इतने महत्वपूर्ण विषय को हम अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपको दिखा रहे हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है? भारत में भाव छिपा हुआ है। अब ये भाव किस चीज का है? जो हमारा शिल्प है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, इन सभी चीजों को जोड़कर भारत बनता है। और इसीलिए भारत एक भाव का प्रतीक है। इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये एक्सपो है और खास तौर से जो हस्तशिल्प है हमारे भारत का, वो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। अब जिस जगह यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर एक से एक बेहतरीन चीजें हैं। और खासतौर से जो क्रोशिया, जिसको कि हम लोग बहुत जमाने से सुनते आ रहे हैं, हम लोग क्रोशिया से कुछ कपड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो कारपेट इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी नई चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। एक संडी प्रोडक्ट है जिसपे उन्होंने क्रोशिया का इस्तेमाल किया हुआ है और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि क्रोशिया प्रोडक्ट है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने जो कारपेट है, तो इसमें सिल्क का भी कारपेट है। अब सोचिए, सिल्क की तो वैसे हम लोग साड़ी इस्तेमाल करते हैं, बनारसी सिल्क दुनिया में जानी जाती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिल्क की कारपेट भी दिख रही है। अब ये देखिए, ये वुलन में है। अब वुलन की भी कारपेट है। मैंने वही कहा आपसे, ये जूट है, ये जूट की कारपेट है। यहाँ पर साइज अलग अलग हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ शिल्प और शिल्पकारों की जो एक लंबी रेंज दिखती है, वही भारत को भारत बनाती है। और यही बात जब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जुड़ती है, तो यही भारत एक भारत होता है और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत कहलाता है। बुनियाद में क्या है? बुनियाद में है शिल्प, संस्कृति और संस्कार। जो दरी गलीचे हम बनाते हैं, ये छोटे छोटे गांव के लोग बुनकर जो होते हैं वो बिनते हैं और वहाँ से ये बिन के हमारे पास आती है। इस तरीके से जो भी हम लोग कारपेट बनाते हैं वो पैसा सारा गाँव में जाता है। हम अपने प्रोडक्ट में मैक्सिमम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कलर्स और केमिकल्स का कम इस्तेमाल करते हैं। कहीं कहीं पे हर्बल डाइज अगर ज़रूरी होती है तो यूज़ करते हैं। हर्बल डाइज आँखों को नुकसान नहीं पहुँचाती हैं और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे इको फ्रेंडली हो, नेचर को फ्रेंडली हो और लोगों को कम नुकसान पहुँचाए। इस फेयर की एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस फेयर के होने के साथ ये बात तय हो गई कि कम से कम हस्तशिल्प निर्यात और हस्तशिल्प से जुड़े हुए जो हमारे कारीगर बंधु हैं
उनके लिए कोई चिंता की ऐसा विषय नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हमारे पास इस वक्त हैं जिसको देखकर, जिसके बारे में जानकर थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है। वो ये कि आप भी याद करिए, जब आपका बचपन हुआ करता होगा, जब आप अभी अपने गांव में रहते होंगे, तो आपने देखा होगा जब आप पगडंडियों पर नंगे पैर भागते होंगे, दोनों तरफ लंबी लंबी हरी हरी घासें होती थी और बड़ी घनी घासें होती थी। और अगर आपका गांव कहीं नदी के बगल में है तो नदी के किनारे वो प्रकृति प्रदत्त भगवान का जिसको उपहार कह सकते हैं, वो घास अपने आप उगती थी और उस घास से बहुत इस्तेमाल होता था। खासतौर से ग्रामीण जनजीवन में न केवल उससे सामान बनाया जाता था, छप्पर को भी बनाने में इस्तेमाल आती थी, बहुत सारे उसके उपयोग हुआ करते थे। लेकिन वक्त का कालखंड कह सकते हैं या वो बदला और विकास की रफ्तार कह सकते हैं कि सड़कें पक्की हो गई हैं और सड़कें पक्की जब हो गई हैं तो वो सारी घास कहीं नदारद हो गई है। लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी है जहां पर ये घास पाई जाती है और कोशिश उस शिल्प को बचाने की, उस संस्कृति को बचाने की, उन यादों को संजोने की और उसको संभाल कर रखने की, ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। गांव में जब दादी रोटी बनाती होंगी तो वो रोटियां जो हैं वो ऐसे ऐसे बर्तन होते होंगे जिसमें रोटी रख दी जाती होगी, या बहुत सारा सामान गांव में ऐसी डोलची होती है जिसमें रख दिया जाता होगा। कोई भी चीज ये इसको ढक दिया जाता होगा और ये मूंज की घास से सारे बने हुए आइटम। बहुत अच्छी कोशिश नजर आ रही, खासतौर से भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको बचाने की। हमारे साथ इस वक्त राजीव जी मौजूद हैं। राजीव जी, हम जरूर आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, ये कोशिश क्या है, क्या कहते हैं उसको और ये कैसे आप लोग कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, मेरा नाम राजीव धार है जी। आर्टिस्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स इम्पैक्ट्स। ये जो है, हम जो रूरल विलेजेस हैं उनकी जो वहाँ पर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको अप्रोच करके उनसे हम ये काम करवा रहे हैं। एक तरह से ये, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी जो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई। अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास के से ODOP के उसमें प्रयागराज में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये मूंज ग्रास का जो प्रोडक्ट है ये लिया गया है। तो उसी के तहत हमने भी कोशिश कर रहे हैं कि इस जो कला है इसका दोबारा से उत्थान करें और जो महिलाएं हैं उनको भी प्रगति का अवसर मिले। चलिए, तो यहाँ पर महिला आत्मनिर्भर कैसे हो या महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की बात है। अब राजीव जी ने प्रयाग की बात कर दी तो छोरा गंगा किनारे वाला वो भी याद आ जाता है। और खास तौर से प्रयाग की जब बात हो रही तो वहां पर जो मूंज वहां पर उगती है उसको कहीं ना कहीं चीजों को उस धरोहर को संरक्षित करने की कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, आगे भी हम बात करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कैसे हमको इस पूरे एक्सपो में एक भारत श्रेष्ठ भारत दिख रहा है, क्योंकि ये संस्कृति बचेगी, ये धरोहर बचेगी, ये शिल्प बचेगा, तभी हमारा ये भारत विश्व गुरु की श्रेणी में जरूर आएगा। क्योंकि यही वो चीज है जो पूरी दुनिया को भारत निर्यात करता है, देता है, समझाता है और बताता है। आपको अभी यहाँ फेयर में बहुत से ऐसे बूथ देखने को मिलेंगे और आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ मिट्टी के बर्तन देखने को मिलेंगे। मिट्टी के बर्तन हमारे लिए नए नहीं हैं। हमारी नानी दादी हम उस समय कुल्हड़ में और मिट्टी के बर्तन में इवन खाना पकाती थी। मिट्टी के बर्तन में ही दूध पकाया जाता था और बाकी चीज़ें भी वहाँ उसमें काम होता था।
इसके अलावा आपको देखा होगा आपने कि अलग तरह से फ्लेक्स और फाइबर में हमारे यहाँ मूंज की बनी हुई चीज़ों का यूज़ होता था, हमारे यहाँ बान की बनी हुई चीज़ों का यूज़ होता था। इवन चारपाई भी जो हम यूज़ करते थे उसमें कोई मैट्रेस नहीं होती थी, वो भी उस समय से ही शुरू से ही हम लोग उसमें बान लगाते थे और वो अपने आप में स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छी तरह काम आती थी। ऐसे में यहाँ पर पूरे फेयर में आपको सेरेमिक्स की चीज़ें और सेरेमिक्स में भी ख़ास तौर पर मिट्टी कला को देखने को मिलेगा। और मैं कहूँगा कि कुछ राज्यों ने तो इस पर बड़ी पहल की है। मिट्टी कला बोर्ड उत्तर प्रदेश में उसकी स्थापना की गई है। तो ऐसे में जो हमारे कुंभकार हैं, जिन भाइयों को हम कहते हैं कि सबसे बड़ा ब्रह्मा का पहला जो बर्तन अगर आया पृथ्वी पर तो वो कुंभ था, और वो हमारे कुंभकार भाइयों ने बनाया, हमारे कुम्हार भाइयों ने बनाया। अभी विश्वकर्मा स्कीम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका लॉन्च किया है, वो वास्तव में इन सब लोगों को, हमारे जितने कारीगर हैं उनको कवर कर रही है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो हमारे प्रयोग हैं और जिनको अब निर्यात में आगे लेकर के आ रहे हैं, और जिसमें हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो बढ़ चढ़ करके इनमें एक्सपोर्ट ऑर्डर दे रहे हैं, उनके लिए अनूठा है। लेकिन वास्तव में भारत के लिए ये चीज़ें अनूठी नहीं हैं। हम अब उन चीज़ों को वापस एक्सपेरिमेंट में, उन चीज़ों को वापस प्रयोग में, पूरे विश्व के प्रयोग में लाना चाह रहे हैं जो बाकी किसी भी देश के पास वो धरोहर नहीं है। और हम इस सांस्कृतिक धरोहर को साथ लेकर के और इस सांस्कृतिक विरासत को साथ में लेकर के हमारे कारीगरों को अलग से अलग रोजी देते हुए हम इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये यहाँ पर पूरी तरह से हमने उसको प्रदर्शित किया है और उसका हमने लाभ भी उठाया। आप यकीन मानिए, जब इस हस्तशिल्प संवर्धन मेले में मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो मुझे एक ही बात याद आ रही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वजह इसकी ये है कि लगभग 3000 स्टॉल्स हैं यहाँ पर, और इतनी स्टॉल्स के बारे में बता पाना ये फिलहाल इस कार्यक्रम में तो नामुमकिन है। लेकिन जितना मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, हर स्टॉल पर जो भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं उनकी एक अपनी अलग खासियत है। और इस खासियत में जो भारत का अपना जो मूल विचार है वो तो दिखता ही दिखता है, हमारा शिल्प दिखता है, हमें वो चीज़ दिखती है जिसके ऊपर भारत गर्व करता है, जिसके लिए भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस वक्त हम दक्षिण भारत के एक शिल्पकार हैं और उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सब कुछ आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा वुडन वर्क है, यानी कि अभी ये पत्थर की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लकड़ी से बनी हुई वो मूर्तियां हैं जिन पे जो कलाकारी की गई है वो वाकई बहुत अद्वितीय है। आप देख सकते हैं एक के बाद एक करके बहुत अच्छी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई हैं। माता सरस्वती की है, यहाँ पर ये नटराज की मूर्ति में है, ये महात्मा बुद्ध की है, ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन इन चीज़ों को जो अंजाम दे रहे हैं, जो इस विरासत को संभाल कर रखे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये चेन्नई से हैं और इनके लिए हिंदी में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मिला के कुछ काम करते हैं। आप ही बताइए कि पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, गिव मी योर इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट ये शिल्प क्या है, अबाउट दिस हैंडीक्राफ्ट, टेल मी अबाउट दिस हैंडीक्राफ्ट। Yes, sir. I am from Chennai. I am from Selva Exports. I am doing this export since 1986. Actually, this is our generation business, third generations, and we are doing our temple architecture of wooden carvings. So wooden carvings from south. The traditional people have the temple tower. In that you can see the all god and goddesses from the Vishnu's incarnation and Shiva incarnation. So this kind of wood we want to made in wood. So the temple architecture we can find the wooden carvings also. The wooden carvings from the chariot, and we have seen so many things from wooden carvings. See, the wooden carvings is like God created things. It's not from artisan wise, so not from the school. So they made automatically. They have made the things from the generation wise, and the sculptor who is doing the work intricately. For Ganesha means they will make as they will imagination, not imagination. They do Ganesha, Shiva, whatever the things they can do very nicely. And this we are participating in this fair from 1996 continuously. But after Corona, I couldn't participate. I couldn't survive the artisans and all. No, so that little gap, and again I have started the things. Very good, very good buyers this time, and this EPC has supported us very well. And thankful for them to, again I have come back for this artisan group. I have nearly about 65 artisans. To save these artisans is my real motto and priority. So 65 families working on my regards. So we are very thankful to them, and they are giving good service to us.
and our service is very good for the thing, and foreign buyers really appreciated our works, and our sculptures works given by the God is very amazing. समझने की बात है। और मैं जब सर बोल रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना कि एक व्यक्ति 65 परिवारों को चला रहा है, और ये बात भी मेरे जहन में बार बार आती है, और इस बात को मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ कि अच्छी आवाज़ हो, अच्छा लेखन हो, अच्छा बोलना हो, अच्छी कलाकारी हो, अच्छा संगीत हो और अच्छी चित्रकारी हो, और ये जो अच्छा शिल्प है ये गॉड गिफ्ट होता है, ये एक दैवीय कृपा होती है आपके ऊपर, तब आप ये अच्छा शिल्प कर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को संभालना न केवल भगवान की पूजा करने के बराबर है, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि इनको संभालना आप अपनी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को वो देकर जा रहे हो जिसके लिए परमात्मा ने आपको इस धरा पर भेजा है। क्योंकि जो मेरी रचना है इसको आप आगे बढ़ाते रहिए, इसको मरने मत दीजिएगा। और ये चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ, मैं इसको, ये मेरे एहसास में शामिल हो रही हैं चीज़ें कि वाकई ये जो काम हो रहा है ये अमूल्य है, मतलब इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ यही भारत है, और इसी भारत को जब हम देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, जैसा कि आप तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से हैं, तो निश्चित तौर पर पूरा भारत हमें दिख रहा है, और इसीलिए बार बार हम इसमें यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का दिव्य रूप देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से हुनरमंद हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन कहानी अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी बतानी हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो कुछ और जानकारी, कुछ और बातें भारतीय शिल्प को लेकर, भारतीय संस्कृति को लेकर और हमारी धरोहर को लेकर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी, और हम बात कर रहे हैं भारत के हस्तशिल्प की, भारत की कला की, भारत के हुनरमंद लोगों की। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री लगातार कहते रहते हैं कि कूड़े से कैसे कंचन बनाया जा सकता है, उसकी एक बहुत बेहतरीन वानगी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये कहानी आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी तक ये सोचा ही नहीं था। तो देखिए किस तरीके से भारत के हुनरमंद भारत को और भारत की संस्कृति को आगे लेकर आ रहे हैं। जब आप हमारे IIGF दिल्ली फेयर में देखेंगे तो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी सभी यहाँ वेल रिप्रेजेंटेड मिलेगा। आपको यहाँ कश्मीर के कारीगर मिलेंगे जो यहाँ कश्मीर के ना केवल पेपर मैशी बल्कि वहाँ क्रोयल से चेन स्टिच एम्ब्रॉयडरी और बाकी भी बढ़िया सामान है। लेकिन दूसरी तरफ जो नागालैंड में महिलाएं हैं पूर्वोत्तर में, आपको वो भी देखने को मिलेंगी। आप यहाँ देखेंगे कुछ महिलाएं जो नागालैंड से आई हैं, उनके उत्पादों में यहाँ पर लाइन लगा करके लोगों ने ऑर्डर दिए। ऐसे भी यहाँ इतने बढ़िया तरीके के डिज़ाइन डेवलपमेंट उन्होंने किए हैं, और मैं समझता हूँ कि वास्तव में एक अनूठा प्रयास है। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं यहाँ हैं जिन्होंने वूल के ऊपर काफ़ी बड़ा काम किया है, वो भी यहाँ काम कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त बाकी प्रदेशों से जो हमारे युवा उद्यमी हैं वो यहाँ आगे बढ़ कर के आए हैं, और सभी अपने अपने प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही जोश के साथ
और बहुत ही हिम्मत के साथ यहाँ उन प्रयासों को ला रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का मुख्य काम मार्केट प्रोवाइड करना है, और वो भी हम भारत की धरती पर मार्केट प्रोवाइड करते हैं। अभी तक हमारे निर्यातक बंधु विदेशों में जा कर के डॉलर में पैसा खर्च करके वहाँ बड़े फेयर में अपनी जगह बनाते थे, लेकिन आज हम ये जगह यहाँ हिंदुस्तान में अपनी धरती के ऊपर यहाँ पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र कर रहे हैं तो यकीन मानिए इसमें इतनी चीजें शामिल हो जाती हैं कि जीवन का कोई भी क्षेत्र भारत, भारतीयता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का शिल्प, यहाँ का संस्कार इससे अछूता नहीं रहता है। और आप मेरे सर पे ये हैट देख के या ये कैप देख के, ये टोपी देख के आप ये समझ गए होंगे कि हम इस समय कहाँ पर हैं। तो आप ये सही समझ रहे हैं कि ये हिमाचली टोपी है, और जाहिर सी बात आप ये कह सकते हैं कि हम जहां पर भी होंगे या तो वो जगह या वो चीज हिमाचल से जुड़ी हुई होगी। तो हम इस समय जब इस एक्सपो में आए हुए हैं तो इस स्टॉल पे हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हिमाचल का रंग बिखरा हुआ है। लेकिन जब हम आपसे बताते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हर चीज का योगदान है। हमारे यहाँ जो पशु पक्षी हैं उनसे भी हम सीखते हैं, और यही तो हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है। हमने देखा कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों पर जो हमारी भेड़ होती है, हमने उसके बालों से इस तरीके से चीजों को बनाया है कि बहुत जबरदस्त उसके ऊपर चित्रकारी भी है, उसका शिल्प जबरदस्त है। यॉक हम जानते हैं कि पहाड़ों पे किस तरीके से काम करता है वो, उसके बालों से भी हमने यहाँ पर शिल्प बनाया है, और ये धागे बनाने के बाद में ये गर्म कपड़ों का यहाँ पे निर्माण किया गया है। अफसोस की बात यह है कि जो पाश्चात्य देश हैं उन लोगों ने चीजों को डॉक्यूमेंटेड किया, उनका नाम हुआ, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ वो प्रयास शुरू नहीं हुआ था कि जो चीज हमने डॉक्यूमेंटेड की हो तो हमारा भी नाम आगे बढ़ता, जबकि हम वहां पहले थे। बावजूद इसके अब तक हम रजिस्टर्ड नहीं हो पाए लोगों के पास में, लोगों के दिमाग में, लेकिन अब ये काम हो रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं ये सारी जो शॉल है, बहुत सारी चीजें, जैसे आप ये कोट के लिए ये फैब्रिक तैयार किया गया हुआ है, ये कहीं यॉक वूल से तैयार किया गया हुआ है, कहीं शीप की वूल से तैयार किया गया, और बहुत बेहद गर्म है। क्वालिटी को लेकर बात करें, बहुत उम्दा क्वालिटी यहाँ पर है। अब हिमाचल की ये सब बातें हो रही, तो हमारे साथ में अंशुल जी मौजूद हैं जो कि लगातार इन चीजों कर रही। अंशुल जी, आप हमें बताइए क्या खासियत है इन चीजों में, इसके बारे में बताइए मुझे थोड़ा। आप इधर आइए। नमस्कार सर, जैसे आपने मेरा नाम अंशुल बताया, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, जैसे किन्नौरी शॉल पे काम कर रहे हैं। जैसे ये शॉल्स हैं, ये हमारे ट्राइबल वुमेन आर्टिशंस जो पहाड़ों पे बैठे होते हैं वो बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेचुरल फाइबर पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप ये देख पाएंगे, ये शीप वूल में रहेगा। ट्रेडिशनल डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। जो अगर हम कलर्स की बात करें तो जैसे ये ब्लू है, ये स्काई को रिफ्लेक्ट करता है। जो हमारी हिस्ट्री में अगर हम पुरानी किताबों में देखें तो ये जो लाल रंग है ये सुर्ख फूलों से एब्स्ट्रैक्टेड था। जो सफ़ेद है आसमान से, पानी से कलर्स ये एब्स्ट्रैक्ट किए थे, जो थीम ली थी, और उसके बाद इन टाइप की शॉलों का निर्माण हुआ। पर जैसे जैसे हमने देखा कि हमारी संस्कृति ख़त्म हो रही है, ये डिज़ाइंस ख़त्म हो रहे हैं, तो इन्हीं को हमने फिर ग्राफ पे उतार के फिर शॉल्स बनवाने की कोशिश करी है। अंशुल जी ने बहुत सारी बातें कह दी, और निश्चित तौर पर मुझे ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी विरासत को बचाने की ये प्रक्रिया है, हमारे संस्कार को बचाने की प्रक्रिया है। हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, हम तो चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे इस मशीनी युग में, इसके लिए इस हस्तशिल्प का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। और ये हम एक चीज दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो शॉल है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं इसको खींच रहा हूं। यहाँ पर ये जो शॉल है, ये शॉल अंशुल जी बता रहे हैं कि ये माननीय मोदी जी को भी इसको भेजा गया हुआ है। हाँ जी, भारत सरकार द्वारा। बताइए कितनी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं हमें प्रोत्साहित करती है कि हम इनको संवारें, हम इनको सजाएं, इनको संरक्षित करें, इनको संवर्धित करें, और जो हम अपने भारत की बात करते हैं उसको एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाए। तो ये वो सारी चीजें हैं। बहुत शुक्रिया अंशुल जी आपका, कम समय में आपने ये सारी बातें दिखाई। और ये एक जो बड़ा, ये जो है ना, जिससे मैंने कहा, इसमें आप देख सकते हैं गायत्री मंत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रिंटेड आपने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इस तरीके से वीविंग में ये कुछ कम ही प्रयोग हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। बहुत बेहतर प्रयोग है और बहुत अच्छा प्रयास है। शुक्रिया आपका अंशुल जी। हम देखते हैं कि आगे क्या कुछ देखते हैं। और हाँ, ये टोपी हम जो है यहाँ पर, इसको हम फिलहाल यहाँ पर निकालते हैं और चलिए बढ़ते हैं आगे।
अभी जितने भी आयातक और जितने भी बड़े इंपोर्टर, होलसेलर, अपने रिटेलर्स सभी देशों से आए हैं, उन लोगों ने अपनी डिमांड में इजाफा किया है और कटौती नहीं की है। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं वो हमारे कारीगरों की हाथ की उंगलियों की जादूगरी है, जिसको देख करके सभी लोग अपने आप में ऐसे मंत्रमुग्ध होते हैं कि उनको लगता है कि इसको छोड़ना जो है एक अपना नुकसानदायक काम है। उद्घोष है हमारे भारत का, हमारे बढ़ते हुए भारत का ये उद्घोष है। और वाकई चीजें तब बदलती हैं जब भारत का जनगण इस बात को सोचता है, समझता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि हमें विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में जाना है। और वाकई जब हर कोई इसको सोचेगा, समझेगा और हर कोई अपनी अपनी जगह पर रहकर सहयोग करेगा, तब ये भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। और इस हस्तशिल्प के इस मेले में हमने ऐसा ही कुछ देखा है कि कूड़े से कंचन भी बनाया जा रहा है, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, यहाँ के शिल्प का संरक्षण भी किया जा रहा है और संवर्धन भी किया जा रहा है। ये तस्वीर एक सुनहरे भारत की तस्वीर है, ये तस्वीर एक सुनहरे भविष्य की तस्वीर है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।